नमस्कार बच्चों, आपका मुजफ्फरनगर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन चल रहा है और शासन प्रशासन द्वारा ऑनलाइन क्लास चलाने का निर्देश दिया है। हमारे जिले की जिला अधिकारी महोदया सेल्वा कुमारी जयराजन और हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक श्री गजेंद्र कुमार जी ने भी हमें ऑनलाइन क्लास के लिए निर्देशित किया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं और आपसे हमारा निवेदन है, आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक रूप से बिल्कुल बाहर नहीं निकलें। यदि आपको कोई आवश्यक कार्य है तो मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। बाहर से जब भी अपने घर पर आएं तो आप अपने हाथों को अच्छी प्रकार 30 सेकंड तक आपको धोना है और फिर उसके बाद अगर संभव हो सके तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा पीने में भी और अपने हाथ पैर धोने में भी। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं राजकुमार जैन आपको केमिस्ट्री कक्षा 12 की केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ाऊंगा। नमस्कार बच्चों, अभी कल की वीडियो में हमने परासरण दाब और परासरण दाब के न्यूमेरिकल कर लिए हैं। अनुसंख्या गुण हमारे इस लेसन में चल रहे हैं। कक्षा 12 केमिस्ट्री लेसन 2 सॉल्यूशन या विलयन, जिसे हम हिंदी मीडियम में आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें आज हम बात करेंगे वाष्प दाब के अवनमन की। दिस इज द सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यह दूसरा अनुसंख्या गुण है जो हमारे कोर्स में है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वाष्प दाब क्या होता है। वाष्प दाब आप देखते हैं, जब कोई द्रव को गर्म करते हैं तो उसकी वेपर निकलती है और वो वेपर दाब लगाती है। जैसा कि जेम्स वाट के बारे में आपने सुना है, जब जेम्स वाट ने देखा कि जब वो केतली पर गर्म कर रहा था तो वो केतली का ढक्कन धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, कारण कि जो केतली के अंदर द्रव था उस द्रव की क्या बन रही थी, वाष्प बन रही थी। जब वाष्प बन रही थी तो वाष्प ऊपर को निकलती है और प्रेशर लगाती है। ठीक है, तो जो वाष्प होती है वो एक दाब लगाती है जिसे हम वाष्प दाब कहते हैं। लेकिन इसकी एक स्पेशल डेफिनेशन जो हम रासायनिक परिभाषा कहेंगे वो क्या बनेगी। रासायनिक परिभाषा बनती है कि स्थिर ताप पर, नोट करेंगे, स्थिर ताप पर जब किसी द्रव की वाष्प और द्रव दोनों साम्य अवस्था में होते हैं, जब किसी द्रव की वाष्प और द्रव दोनों साम्य में होते हैं तो वाष्प द्वारा लगाया गया दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। एक बार रिपीट कर देता हूं कि स्थिर ताप पर जब द्रव की वाष्प और द्रव दोनों साम्य अवस्था में होते हैं तो उत्पन्न वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। साम्य अवस्था के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था जब हमने बात करी थी संतृप्त विलयन की, और कक्षा 11 में भी आपने इसे पढ़ा है। साम्य एक ऐसी स्थिति होती है जब दो अभिक्रियाएं अग्र दिशा में पश्च दिशा में एक साथ चलने लगती हैं और उनकी जो दर होती है वो बराबर हो जाती है। जैसे यहां द्रव से वाष्प बनना और वाष्प से द्रव बनना, माने एक क्रिया है वाष्पन और एक है द्रवन। जब वाष्पन और द्रवन की दर बराबर हो जाती है स्थिर ताप पर, तब साम्य स्थापित होता है। तो ऐसी अवस्था में वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर हो गया आपको कि वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गई। तो अब हम बात करेंगे वाष्प दाब के अवनमन की। चूंकि चैप्टर का नाम विलयन है तो हमें एक विलयन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो विलयन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक पात्र ले लेते हैं जिसमें हम केवल विलायक लेते हैं। जब विलायक लेते हैं और एक स्पेशल स्थिर टेम्परेचर पर हमने उसे लिया है तो क्या होता है, चलिए देखते हैं हम कि द्रव का जो वाष्प दाब का अवनमन है वो कैसे। एक विलयन बनाया, जैसे यहां देखिए ये हमने एक पात्र लिया है, एक पात्र ये बराबर में, इसमें जो विलायक भरा है वही सेम हमने इसमें भरा है और इस पूरे पात्र को हम एक ढक्कन से ढक देते हैं, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि जरा सी भी वेपर बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये हमने ढक दिया। और ऐसे ही हम यहां पे जो आपने ये द्रव लिया है ये है विलायक।
और इसका टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर रखा है। ठीक है, तो जब यहां पे मैं ऐसा मान ली, देखिए ये जो द्रव की सतह है इस पे मैं ऐसा मान ली केवल द्रव के विलायक के कण है। इसके कण है विलायक के कण, ऐसे नीचे तक ही होंगे। तो हम सतह के ऊपर आपको बता रहे हैं कि ये विलायक के कण है, और चूंकि एक टेम्परेचर पर ये पात्र लिया गया है तो इसकी कुछ वाष्प बन रही होंगी, और वे वाष्प यहां दाब डालेंगी इस बर्तन पर। तो ये विलायक की वाष्प का दाब हो गया अगर हम इस पे नोट करेंगे तो, लेकिन ये विलायक की वाष्प बन रही है तो ये वाष्प आ गई हमारी यहां। ठीक है, अब यही विलायक हमने यहां लिया है, इसमें हम एक ऐसा पदार्थ मिला देते हैं जिसकी वाष्प नहीं बनती हो, जो अनअपघटित हो, विद्युत अनअपघटित हो, किसी विलयन में घुलकर अपघटित नहीं होता हो और उसकी खुद की वाष्प नहीं बनती हो। तो ऐसा एक पदार्थ अगर इसके अंदर मिलाते हैं तो उस पदार्थ को हम कहेंगे अवाष्पशील और विद्युत अनअपघट है। तो वो पदार्थ हमने इसके अंदर मिला दिया तो ये विलयन बन जाएगा। ये हमने घोल दिया और ये हमारा विलयन बन गया। अब इसे भी हमने उसी प्रकार से सेम टेम्परेचर पर रखा है और बंद कर दिया है। अब आप देखिए जो सतह थी, इस सतह पर, ये मैं डार्क लाइन डॉट बना रहा हूं, इस सतह पर ये देखिए, अगर हम सतह पे देखें तो यहां विलायक के अणुओं की अगर हम कंपेयर कर लें, वैसे इस प्रकार से होता नहीं है लेकिन समझने के लिए, क्योंकि कुछ तो समझना पड़ेगा, तो यहां हम देख लेते हैं ये अणु मान लीजिए सतह पे 1 2 3 4 5 6 7 कण है। ठीक है, और यहां रह गए 1 2 3 4 5। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देते हैं तो जो सतह है उस सतह पर विलायक के कणों की संख्या घट जाती है, क्योंकि कुछ स्थान विलेय के कणों द्वारा घेरा जाता है। तो अब जो वाष्प बनेगी ये तो तय है कि ये जो विलयन की वाष्प आएगी इसमें कम वाष्प आएंगी। इसका मतलब यह है कि विलयन की वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब घट जाता है। ठीक है, तो वाष्प दाब अवनमन ये हमारा टॉपिक है, वाष्प दाब अवनमन। तो कैसे, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, क्योंकि विलयन की वाष्प कम हो जाती है, पृष्ठ सतह पर विलायक के कणों की संख्या घट जाती है। ये समझ में आ गया आपको विलायक के कणों की संख्या कैसे घट गई। तो हम लिखेंगे माना विलायक का वाष्प दाब बराबर पी से रिप्रेजेंट करते हैं, विलायक को कर देते हैं, और विलयन का वाष्प दाब ये हो जाएगा हमारा PS फॉर सॉल्यूशन, PS। तो वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन ये होगा P माइनस PS। P में से PS घटाएंगे क्योंकि विलयन का वाष्प दाब कम है और विलायक का वाष्प दाब अधिक है, तो P माइनस PS ये आ गया वाष्प दाब का अवनमन। और हमारा जो अनुसंख्या गुण होता है वो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसे हम कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन प्रेशर इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर हुआ। तो अब ये आपेक्षिक चूंकि हमारे पास दो ही चीजें हैं, एक विलयन और एक विलायक, तो इनके सापेक्ष हम इसका अवनमन देखते हैं। तो या तो हम इसको विलयन के दाब वाष्प दाब के सापेक्ष देखेंगे या विलायक के। उत्तर प्रदेश बोर्ड में
जो हम आपेक्षिक अवनमन लेते हैं वो लेते हैं विलायक के अवाष्प दाब के सापेक्ष। ठीक है, तो ये जो सूत्र रहता है P माइनस पी एस अपॉन पी, तो यहां परिभाषा बन जाएगी वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की। क्या, देखो, किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उस विलयन के वाष्प दाब का अवनमन P माइनस पी एस और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात के बराबर होता है। किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उस विलयन के वाष्प दाब में अवनमन और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमारा निकल जाता है आपेक्षिक अवनमन। उत्तर प्रदेश बोर्ड में हम विलायक के वाष्प दाब के सापेक्षी निकालते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से इसलिए विलायक का वाष्प दाब लिया जाता है क्योंकि यहां हमने जो पदार्थ प्रयोग किया है वो अवाष्पशील पदार्थ है जो हमने इसमें घोला है। क्योंकि अवाष्पशील पदार्थ है तो विलेय का तो प्रश्न नहीं उठता कि उसका कोई वाष्प दाब होगा। लेकिन जो आगे आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल आएंगे, वहां थोड़ा सा चेंज होता है, आगे आपको बता दिया जाएगा कि क्या परिवर्तन हम लेते हैं। तो ये हुआ अपेक्षिक अवनमन P माइनस पी एस अपॉन पी। अगर बताई देते हैं हम आपको कि अगर हमारी आपेक्षिक अवनमन लिया जाता है कंपटीशन में तो हम इसे विलयन के वाष्प दाब के सापेक्ष भी लेते हैं। P माइनस पी एस अपॉन पी एस, क्या सूत्र हो जाता है? P माइनस पी एस अपॉन पी एस। ये कंपटीशन में, उत्तर प्रदेश बोर्ड में हम इसे विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष ही रखते हैं, लेकिन कंपटीशन में जब क्वेश्चन आते हैं इसके तो हम उसे विलयन के वाष्प दाब के सापेक्ष लेते हैं। बाकी जो क्वेश्चन होगा उसमें भी बता दिया जाता है कि किसके सापेक्ष लिया जाना है। तो ये हो गया हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और अब इसके आधार पर एक नियम उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का वाष्प दाब, पूरा नाम है इसका वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन संबंधी नियम। अब देखिए ये इसका पूरा नाम है। अब ये जो हमारा वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन संबंधी नियम है इसका हम अध्ययन। तो राउल्ट का वाष्प दाब आपेक्षिक संबंधी नियम दो प्रकार से हम रखेंगे। पहला हम रखते हैं द्रव ठोस निकाय के लिए। साधारणतः उत्तर प्रदेश बोर्ड में इसी की बात की जाती है, द्रव ठोस निकाय के लिए। अर्थात जो विलयन हमने बनाया है उसमें एक विलायक द्रव है और जो विलेय पदार्थ है वो ठोस है। तो ऐसा निकाय जिसके लिए द्रव ठोस निकाय बनता हो, ऐसा विलयन जिसमें एक द्रव और एक ठोस पदार्थ मिलाकर विलयन बनाएगा, उसे द्रव ठोस निकाय कहते हैं। लिक्विड सॉलिड सिस्टम। द्रव ठोस निकाय के लिए नियम क्या है कि स्थिर ताप पर तनु विलयनों के लिए विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। के बराबर होता है, माने P माइनस पी एस अपॉन पी, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन इक्वल NB अपॉन Na प्लस NB। याद करिए विलेय का मोल प्रभाज NB अपॉन Na प्लस NB, ये इसके बराबर होता है द्रव ठोस निकाय के लिए। यदि बात चलती है द्रव द्रव निकाय के लिए
आपको बता दें, उत्तर प्रदेश बोर्ड में द्रव ठोस निकाय के ही क्वेश्चन मुख्य रूप से आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड क्योंकि हमें अब पढ़ाना होता है, पहले एनसीईआरटी में हमें केवल यूपी बोर्ड में द्रव ठोस पढ़ाना होता था, अब द्रव द्रव निकाय क्योंकि एनसीईआरटी में लिक्विड लिक्विड सिस्टम भी दिया गया है, तो हम आपको ये भी बता रहे हैं। द्रव द्रव निकाय के लिए किसी विलयन के अवयव, अब वो विलेय भी हो सकता है और विलायक भी, किसी विलयन के अवयव का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, बराबर नहीं, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो द्रव द्रव निकाय के लिए राउल्ट के नियम में किसी विलयन का जो अवयव है उसका आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मान लीजिए हमने ए लिया, ए किसके लिए है, ए और बी दो चीजें होती हैं विलयन में, ए विलायक के लिए और बी विलेय के लिए। तो ए के लिए मान लीजिए पी ए आंशिक दाब किसका, ए का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए का मोल प्रभाज, तो पी ए बराबर पी नोट ए इंटू एक्स ए। यहां जो पी नोट ए लिखा हमने, ये जो ऊपर जीरो रखी से नोट कहते हैं, पी नोट ए ये होगा शुद्ध अवस्था में, विलायक होगा तो विलायक, नहीं तो कोई भी अवयव हो, शुद्ध अवस्था में ए का आंशिक दाब, ए का वाष्प दाब रखेंगे, ए का वाष्प दाब, ये शुद्ध अवस्था में जो उसका अपना दाब होता है। ऐसे बी के लिए पी बी समानुपाती एक्स बी, पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये आ गया विलेय के लिए। और चूंकि ये दोनों आंशिक दाब हैं तो विलयन का कुल दाब क्या होगा, विलयन का कुल दाब आंशिक दाबों के उसके अवयव जो हैं उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा, अतः P बराबर पी ए जमा पी बी, विलयन का कुल दाब। तो हमारा द्रव द्रव निकाय के लिए जो राउल्ट का नियम है वो है, स्थिर ताप पर द्रव द्रव निकाय के लिए किसी विलयन के अवयव का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। आपको ये दो स्टेटमेंट इसमें याद रखने हैं। वैसे तो द्रव ठोस निकाय के लिए आएगा, स्थिर ताप पर तनु विलयनों के लिए विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अगर द्रव द्रव निकाय के लिए पूछता है तो सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना है, स्थिर ताप पर द्रव द्रव निकाय के लिए, स्थिर ताप पर आप जरूर लिख लें, किसी विलयन के अवयव का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट, उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब हम द्रव ठोस निकाय के लिए आपको एक संबंध स्थापित करते हैं अनुभार में। देखिए, अनुभार की गणना, अनुभार की गणना किसके आधार पर, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से। तो हम जानते हैं भाई, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम थोड़ा सा जानते हैं जी, P माइनस पी एस अपॉन पी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये तो राउल्ट का नियम है द्रव ठोस निकाय के लिए, द्रव ठोस निकाय के लिए। ठीक है, अभी पढ़ के आए हम या नहीं। अब
चूंकि विलयन तनु है तो स्पष्ट है कि Nb का मान कम होगा, माने विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक में कम होगी, तभी तो विलयन तनु होगा। Nb का मान कम होगा, नीचे से कम के मान को छोड़ा जा सकता है। हर में से फ्रॉम द डिनोमिनेटर लीस्ट अमाउंट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो जो डिनोमिनेटर माने हर होता है उसमें से कम मान क्या कर सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं। हर में से छोड़ने पर फ्रॉम द डिनोमिनेटर व्हाट बिकम p माइनस पी एस अपॉन पी एन बी अपॉन एन ए, और चूंकि एन बी होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अनुभार, और ये डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, तो ये हो गया p माइनस पी एस अपॉन पी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू ये आ गया आपका डब्ल्यू ए, और यहां चला जाएगा एम ए। अब हमें तो एम बी का सूत्र निकालना है अनुभार का, तो ये हो जाएगा इस तरीके से डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू पी अपॉन पी माइनस पी एस। इस सूत्र की सहायता से हम राउल्ट के नियम द्वारा वो जो हमने विलेय पदार्थ घोला है अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अनुभार की गणना कर सकते हैं। अगर राउल्ट के नियम से अनुभार में संबंध भी आए तो भी हम ये, क्योंकि ये राउल्ट का नियम है पी अपॉन पी माइनस पी एस अपॉन पी, ठीक है, उसी से निकला है। तो हमें इस सूत्र के द्वारा उस विलेय पदार्थ के अनुभार की गणना की जा सकती है। अब राउल्ट के नियम की सीमाएं पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे एक दो, ये किस प्रकार से अनुभार की गणना करेंगे। तो जो राउल्ट के नियम की सीमा है, प्रथम विलयन तनु होना चाहिए। दूसरी बात, विलेय पदार्थ अवाष्पशील होना चाहिए, वाष्पशील नहीं होना चाहिए, क्योंकि राउल्ट का नियम में वाष्पशील पदार्थों के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे द्रव ठोस निकाय के लिए कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील। तीसरी है, पदार्थ विद्युत अनपघटय वाला होना चाहिए, माने विलयन में वियोजित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था जब वियोजन होता है तो कणों की संख्या बढ़ जाती है, और जब कणों की संख्या बढ़ जाती है तो किसका मान बदल जाता है, अनुसंख्यक गुण का मान भी बदल जाता है। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं, विलयन कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए, सांद्र नहीं। दूसरी बात, अवाष्पशील पदार्थ होना चाहिए, और तीसरी बात, पदार्थ विलयन में वियोजित नहीं होना चाहिए, अर्थात विद्युत अनपघटय नहीं, विद्युत अनपघटय होना चाहिए, विद्युत अपघटय नहीं, और ना ही वो संयोजित होना चाहिए। वियोजित का मतलब होता है दो भागों में टूट जाना, दो या दो से अधिक भागों में, और लेकिन संयोजित में ऐसा भी होता है कि कभी कभी कुछ अणु विलयन के अंदर जाके आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे अगर हम देखें एसिटिक अम्ल को अगर हम किसी विलायक में डालते हैं तो एसिटिक अम्ल के दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक मॉलिक्यूल की तरह व्यवहार करने लगते हैं। यदि हमने उसके अंदर 60 अणु मिलाए हैं तो वे 30 ही की तरह कण रह जाते हैं, क्योंकि बाकी दो जुड़ जुड़ के 30 अणु रह जाते हैं, और ऐसे में उनके अनुसंख्य गुण की मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि अणुओं की संख्या घट गई है। तो अनुसंख्य गुण पढ़ रहे हैं हम लोग, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसलिए राउल्ट के नियम में हमें ध्यान रखना है, अगर हमारा पदार्थ वियोजित हो रहा है तो फिर उसके हमारी कणों की संख्या बढ़ेगी और थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। तो सीमाएं हमारी यही है कि विलयन तनु होना चाहिए, पदार्थ अवाष्पशील होना चाहिए, और पदार्थ विलयन में वियोजित या संगुणित नहीं होना चाहिए। अब हम इसके न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल है, किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। यहीं से हम शुरू कर देते हैं, फिर देखते हैं। 18.1 ग्राम ये हमारा WB पदार्थ की मात्रा है। फिर 100 ग्राम जल में विलायक की मात्रा आ गई थी WA 100 ग्राम, ठीक है, पानी है। विलयन का वाष्प दाब PS 87। यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब P
92 मिलीमीटर हो तो अनुभार MB ज्ञात करना है। अब चूंकि ये तो जल है और जल का अनुभार हमें पता है, जल का अनुभार कितना होता है 18 H2O, और ये जो विलेय पदार्थ है WB, इसका जो अनुभार है MB वो हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र लगा देते हैं राउट के नियम से। अभी हमने सूत्र पढ़ा था ये WB अपॉन WA इंटू MA गुना P अपॉन P माइनस PS। ये तो हो गया था सूत्र घूम के। तो WB की वैल्यू 18.1 बटे WA 100, ये हमारा 18 और ये गुना अब लेंगे P है हमारा 92 और ये हो गया हमारा 92 माइनस 87, और इसे हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद ये आएगा 59.94। आप अपने आप सोल्व कर लेंगे, यहां केवल कैलकुलेशन रह गई है। अब दूसरा सवाल देख लें। एक अवाष्पीय पदार्थ अनुभार 180 माने MB है 180 ग्राम, 18 ग्राम को WB, 18 ग्राम को 100 ग्राम WA, 100 ग्राम, ठीक है। जल में, जल है तो MA 18 क्योंकि जल है, और विलयन के वाष्प दाब की गणना करा रखा, टेम्परेचर दे रखा है। ये टेम्परेचर से हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं है, बस ध्यान रखना है कि जिस टेम्परेचर पर विलयन का वाष्प दाब है उसी टेम्परेचर पर विलायक का होना चाहिए कि दोनों स्थिर ताप पर रहते हैं। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर ही दोनों मान हैं। तो हमारा विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है। P दे रखा है हमें 17.535 मिलीमीटर, ठीक है। तो सूत्र वही लेते हैं, यही वाला MB बराबर, ये हो गया हमारा WB इंटू MA अपॉन WA, P अपॉन P माइनस PS। तो ये P माइनस PS को हम यहां ले जाते हैं क्योंकि हमें तो PS ज्ञात करना है ना। तो P माइनस PS बराबर WB MA WA, और ये P अपॉन MB यहां लगा लेते हैं नीचे। चलिए यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी। P माइनस PS, WB कितना है हमारा, WB है हमारा 18 और MA भी 18, और ये हमारा 180 MB हमारा 180 है, यहां आएगा। WA हमारा 100 और ये P हमारा कितना है 17.535, और फिर उसके बाद यहां देखेंगे हम, ये आ जाएगा नीचे 180। तो 18 धाम 180, ठीक है। तो ये आ गया P माइनस PS। 18 की गुना करें, 18 पंजे 90, 9, 18 तिया 54, 9 63, 3 6, 18 पंजे 90 और 6 96, 9, 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते निकालेंगे भाई। देखो 18 पंजे तो 90 होता है, 18 छिका 108 होता है, और 18 सत्ते 126 होता है। और 126 में क्या जोड़ेंगे हम, 9, 135, 135 का 5, 13 क्या रह गया हमारा। अभी हमारा हासिल 18 एकम 18, और 18 और 13 31, ठीक है। तो ये हमारी आ जाएगा 3 1 2 3 1 2 3 315। हाँ अच्छा, दशमलव के बाद 3 स्थान यहाँ भी हैं, तो 3 ये 3 इससे बन जाएंगे तो 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 0.3156, तो 0.3156 हो गया। तो PS बराबर P इसे इधर ले लेते हैं हम, और PS को इधर जाते हैं, तो P माइनस P की वैल्यू दोबारा रख देते हैं, ये आ जाएगी आपकी P माइनस 0.315, ठीक है जी। पूरा
3 1 5 6 3 0 और ये p की वैल्यू आ गई अपनी 17.535 माइनस 0.315 630 और घटा लेंगे, घटा के लगभग 17.2 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन करनी है आपकी जिम्मेदारी और इस प्रकार से हम राउल्ट के नियम के ये सिंपल से सवाल कर सकते हैं। अभी राउल्ट के नियम में बाकी है कि कुछ ऐसे विलयन होते हैं। देखो, एक विलयन आएगा आदर्श विलयन, आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करेगा, और एक आएगा अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, लेकिन कुछ अवस्थाएं होंगी जब वो कर सकता होगा। तो ऐसे धनात्मक विचलन वाले विलयन, ऋणात्मक विचलन वाले विलयन का अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।